Hello students, welcome back to my channel Biological Adda. Myself Kalpana Mishra and आज हम चैप्टर एनिमल न्यूट्रिशन और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमने ईसोफेगस एंड स्टमक तक का कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटेस्टाइन से। स्टमक के जस्ट बाद में क्या स्टार्ट हो जाती है? इंटेस्टाइन। पहले स्टार्ट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा तो इस तरह से स्टमक के नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर था। This was the large intestine. आप पार्ट 2 में देख सकते हैं। ये यहाँ से स्टमक के बाद से ये स्टमक है। स्टमक के बाद से यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। फर्स्ट पार्ट है डियोडिनम। ये यू शेप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये यू शेप का पार्ट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? डियोडिनम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? डियोडिनम है। डियोडिनम। स्टमक का लास्ट पार्ट क्या था? पाइलोरिक कैनाल। और ये कहां पे एंड हो रहा था? पाइलोरिक स्फिंक्टर में। पाइलोरिक स्फिंक्टर के आगे क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। यानी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में या ड्यूडेनम में कहां से आएगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर से होते हुए आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद फूड कहाँ आया है? सबसे पहले डियोडिनम में आया है। डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ये यू शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डियोडिनम के बाद में जेजुनम पार्ट आता है और सबसे लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। ठीक है, ये अराउंड 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। एंड डियोडिनम में डियोडिनम को हम डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि डियोडिनम में हमारे बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस एंड फूड आ रहा होता है, तो उसे हमें डिटेल में देखना है। यहीं पे हमने स्ट्रक्चर में कभी देखा होगा लीवर बना हुआ होता है। लीवर के नीचे ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गाल ब्लैडर बोलते हैं। और यहाँ पर पैनक्रियाज, और पैंक्रियाज एंड लीवर से आने वाली जो पाइप होती है वो सेम होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? हिपैटो पैंक्रियाटिक कैनाल। और गॉल ब्लैडर से या लीवर से आता है बाइल जूस, पैंक्रियाज से आता है पैंक्रियाटिक जूस। इस दोनों की कॉमन पाइप होती है जो डियोडिनम में ओपन होती है। इस पाइप को क्या बोलते हैं? हिपैटो पैंक्रियाटिक कैनाल। हिपैटो पैंक्रियाटिक कैनाल। पैंक्रियाटिक कैनाल, हिपैटो पैंक्रियाटिक। हिपैटो वर्ड कहीं भी सुना होगा, हिपैटिक, हिपैटो, इसका मीनिंग ही हमेशा होता है लीवर। ठीक है, लीवर के पास गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ से कॉमन पाइप आती है, पैंक्रियाज से मिलकर के ये डियोडिनम में ओपन होती है। ठीक है, तो अब डियोडिनम में जो जो चीजें आ रही हैं उनको हम डिटेल में देख लेते हैं। डियोडिनम में कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं? फर्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है काइन। काइन क्या है? जो फूड हमने खाया है वो हमने सॉलिड फूड लिया था, कॉम्प्लेक्स फूड लिया था, अब उसका डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा माउथ में डाइजेशन हुआ है, फिर स्टमक में डाइजेशन हुआ है, उसमें HCl मिक्स हो गया है, कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुकी है, तो वो सारा अब फूड एकदम चिकना सा, पतला सा, लिक्विड सा हो चुका है। इसे हम क्या बोलते हैं? काइन। ठीक है,
तो ये फूड है जिसको हम जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू स्टमक से ड्यूडेनम में आएगा उस फूड को हम काइम बोलते हैं। नेक्स्ट है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आ रहा है? लीवर से, जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर्ड था। नेक्स्ट पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास से आता है, पैंक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वहां से आता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइन में ही सिक्रीट होता है। ठीक है, काइम, काइम में क्या क्या है? क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, माउथ में डाइजेशन हुआ था। माउथ में डाइजेशन किसका हुआ था? स्टार्च का। ठीक है, तो स्टार्च ब्रेक होकर के क्या बन गया था? 30% माल्टोज है उसमें, 70% स्टार्च है उसमें, डाइसैकेराइड्स हैं, लैक्टोज शुगर है, सुक्रोज है। ठीक है, फैट एज इट इज है क्योंकि फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है। न्यूक्लिक एसिड भी एज इट इज है, डीएनए आरएनए उसका भी डाइजेशन नहीं हुआ है। प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है, थोड़ा सा प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इन्फेंट्स में रेनिन हार्मोन होता है, रेनिन एंजाइम होता है इन्फेंट्स में, बेबीज में। छोटे बच्चों में कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन एंजाइम होता है। एडल्ट्स में ये एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम क्या करता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, इसमें ये इन्फेंट्स में किस चीज में ब्रेक कर देता है? पेप्टोन एंड प्रोटीएजेस में। एडल्ट्स में कौन सा हार्मोन था? पेप्सिन हार्मोन। ठीक है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में पेप्सिन हार्मोन था। ये किस में ब्रेक करता है? पेप्टोन में ब्रेक करता है, प्रोटीएजेस में ब्रेक करता है। और मिल्क की प्रोटीन को किस में ब्रेक करता है? ये केसीन प्रोटीन में। ठीक है, मिल्क को केसीन में ब्रेक करता है। इसको नोट कर लीजिए। इन्फेंट्स में मिल्क के डाइजेशन के लिए रेनिन एंजाइम होता है एंड एडल्ट्स में पेप्सिन ही उस पर काम करता है। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन, मिल्क का डाइजेशन एडल्ट्स में स्टमक में नहीं होता है, इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा। ठीक है, बट इन्फेंट्स में रेनिन हार्मोन की हेल्प से स्टमक में डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस में क्या क्या होता है? एक्चुअली बाइल जूस जो है ये कोई भी सिक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, इट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, बाइल जूस इज not a secretory product, it is a excretory product। excrete किया जा रहा है कुछ बॉडी से, इसे हम अपने काम के लिए secrete नहीं कर रहे हैं, काम हो रहा है उससे हमारी बॉडी में, डाइजेशन नहीं होता है बट डाइजेशन में हेल्प करता है, कुछ excrete किया जा रहा है। क्या excrete किया जा रहा है बाइल जूस में? आरबीसीज एक्सक्रीट की जा रही हैं। ठीक है, डायरेक्ट आरबीसी तो एक्सक्रीट नहीं की जाएंगी। क्या एक्सक्रीट होगा? जो डेड आरबीसी होंगी उनका डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, और डिग्रेडेटेड आरबीसी जो होंगी उन्हें गाल ब्लैडर में स्टोर करके कंसंट्रेट किया जाएगा, देन उन्हें हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इनका क्या क्या फंक्शन होगा, ये डाइजेशन में किस टाइप से हेल्प करेगा बाइल जूस, वो देखते हैं। बाइल जूस में और क्या क्या है? बाइल जूस में है बाइल सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, बाइल सॉल्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, और बाइल सॉल्ट हैं, दो और बाइल सॉल्ट हैं, कौन कौन से? सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टाउरोकोलेट। ठीक है, नेक्स्ट बाइल पिगमेंट्स हैं, क्योंकि ये आरबीसी के डिग्रेडेशन से बना हुआ है। आरबीसी में कलर होता है, रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन का, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कलर होगा बाइल पिगमेंट में। बाइल पिगमेंट में कलर होता है बिलीरुबिन एंड बिलीविरिडिन। नेक्स्ट, कुछ क्वांटिटी कोलेस्ट्रॉल की होती है और कुछ क्वांटिटी लेसिथिन की होती है। इनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है।
क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले बाइल सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट को देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा Na सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? एक मेटल है। मेटल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक और बेसिक। जो मेटल्स होती हैं इनके कार्बोनेट्स हैं या मेटल का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। ठीक है, बेसिक नेचर होता है, एल्कलाइन होती हैं। ठीक है, सोडियम को वैसे भी हम एल्कलाइन मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम क्या करेगा? स्टमक में फूड का मीडियम कैसा था? स्टमक में क्या निकल रहा था? HCl सिक्रीट हो रहा था। HCl क्या है? एसिड है, जिसकी वजह से फूड का मीडियम एसिडिक हो गया था। फूड का pH अराउंड 2-3 के आसपास था। ठीक है, तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का मीडियम है वो कैसा रहेगा? एसिडिक ही रहेगा, क्योंकि वो कहाँ से आया है? स्टमक से, उसमें HCl मिक्स है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में किस pH पे काम होगा? बेसिक pH पे काम होगा। ठीक है, तो मीडियम को कैसा बनाने की रिक्वायरमेंट है? अब बेसिक बनाने की रिक्वायरमेंट है। जब तक मीडियम बेसिक नहीं होगा फूड का, तब तक पैंक्रियास से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस, उसमें प्रेजेंट एंजाइम्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था स्टमक में जो एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे थे, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, वो एक्टिवेट तभी हो रहे थे जब HCl सिक्रीट हो रहा था। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही वो फंक्शन कर रहे थे। इसी तरह जो अदर एंजाइम्स होते हैं उनके लिए एक सर्टेन pH होता है, वो उसी पर फंक्शन करते हैं। ठीक है, हर एक एंजाइम के लिए एक सर्टेन pH होना मैंडेटरी है। तो जो पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो बेसिक मीडियम पे वर्क करेंगे, और उसके लिए जो फूड आया है, काइम जो आया है स्टमक से पाइलोरिक स्फिंक्टर के से होते हुए, उसका मीडियम अब हमें एसिड से बेसिक करना होगा। ठीक है, वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट। क्या है बाइल सॉल्ट? सोडियम बाइकार्बोनेट और NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 एसिडिक मीडियम को बेसिक करने में हेल्प करेगा ताकि पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम्स प्रॉपर वर्क कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है मेन बाइल सॉल्ट क्या है? सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। इनका क्या फंक्शन होगा? मेन बाइल सॉल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट का फंक्शन होगा इमल्सिफिकेशन करना। फैट का इमल्सिफिकेशन करेंगे। फैट जो आता है हमारी बॉडी में, अभी तक उसका कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ तक वो एज इट इज है। ठीक है, तो बड़े बड़े से ड्रॉपलेट के फॉर्म में काइम में रहता है। ठीक है, इसका क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं। तो क्या बन जाता है? इमल्सिफाइड फैट। डाइजेशन अभी भी नहीं कहूंगी कि हुआ है, इमल्सिफाइड फैट बन गया है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है? जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट होते हैं फैट के, उन्हें छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर दिया जाता है ताकि फैट का डाइजेशन इजी हो जाए। ठीक है, ये जो बड़ी सी ड्रॉप मैंने बनाई थी उससे ये बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स बन जाती हैं, ये इमल्सिफाइड फैट है। ठीक है, फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया। इस प्रोसेस को हम डिटर्जेंट इफेक्ट ऑफ बाइल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट इफेक्ट ऑफ बाइल। क्यों बोलेंगे डिटर्जेंट इफेक्ट ऑफ बाइल? डिटर्जेंट में हम किसी चीज को मिक्स करते हैं तो उसे भी वो ब्रेक करता है। घर में जो सर्फ होता है, डिटर्जेंट होता है, उसमें हम किसी चीज को मिक्स करते हैं तो वो उसे ब्रेक कर देता है। इसीलिए हम यहाँ पे जो फैट में बाइल जूस मिक्स हो रहा है तो वो इमल्सिफाइड हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, जिसे हम डिटर्जेंट इफेक्ट ऑफ बाइल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ है बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन एंड बिलीविरिडिन। इनका फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ स्टूल एंड यूरिन को कलर देने का काम करते हैं। ठीक है,
it gives color to stool and it gives color to the urine. ठीक है. नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक तरह की फैट है जो हमारे ब्लड वेसल्स में जनरली एक्यूमुलेट होती है, जिसकी वजह से बीपी की प्रॉब्लम होने का चांस रहता है. या कोलेस्ट्रॉल, इसकी वजह से क्या होता है, बीपी की प्रॉब्लम होने का चांस रहता है. और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या बाइल में फंक्शन करती है. हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं. कौन कौन से विटामिन्स होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के. जनरली ये वाले विटामिन्स आपने पढ़े होंगे, ए, बी, सी, डी, ई, के. ठीक है. इसमें कुछ विटामिन्स होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं एंड कुछ विटामिन्स होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं. वाटर सोल्यूबल कौन से विटामिन्स हैं? आंसर करिए, कौन से विटामिन्स इसमें वाटर सोल्यूबल हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं ए एंड सी. एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं बी, डी, ई, के. बी, डी, ई, के. ये क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं. इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल किस में हेल्प कर रहा है? फैट सोल्यूबल विटामिन्स बी, डी, ई, के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है, लास्ट है लेसिथिन. लेसिथिन क्या है? ये एक जर्मीसाइडल है. ठीक है. क्योंकि हम खाना खाते हैं, कभी स्ट्रीट फूड खाते हैं, कभी बाहर की चीज़ें खाते हैं, जर्म्स होने के चांसेस भी रहते हैं. कभी हैंड वॉश किए बिना भी खा लेते हैं खाना. ठीक है. उस केस में हमारी बॉडी में बहुत सारे जर्म्स चले जाते हैं. लेकिन अगर हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि जर्म्स किल हों, तो बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो हमारी बॉडी में हर जगह सिस्टम है ऐसा कि किल हो जाए इस तरह के जर्म्स. बकल कैविटी में भी किल होते हैं. स्टमक में HCl होता है जिसकी हेल्प से बहुत सारे जर्म्स किल हो जाते हैं. नेक्स्ट, खाना जब डिओडिनम में जाता है तो वहाँ भी लेसिथिन नाम का जर्मीसाइडल है. ठीक है. तो उसकी हेल्प से बहुत सारे जर्म्स वहाँ भी किल हो जाते हैं, ताकि वो जर्म्स किसी भी तरह से हमारी ब्लड स्ट्रीम में ना जाने पाए और हमारी बॉडी में या डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पॉइजनिंग या इस तरह की डिजीज करने ना पाए. अब बहुत ही ज़्यादा गंदा खाना खा लोगे तो उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. यहाँ पे जर्मीसाइडल क्या काम कर रहा है? जर्म्स को किल करने का काम करता है. इट इज अ जर्मीसाइडल. नेक्स्ट है, अभी मैंने बताया था पैंक्रियाटिक. बाइल जूस के साथ साथ क्या आता है? पैंक्रियाटिक जूस भी आता है. हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू दोनों का ही कॉमन ओपनिंग होती है डिओडिनम में. तो क्या आ रहा है? पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है. ठीक है. पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं? पैंक्रियाटिक जूस इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कह सकते हैं. ठीक है. इट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस. इसमें हर तरह के एंजाइम्स हैं. DNA RNA को ब्रेक करने के लिए, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए, फैट को ब्रेक करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए सभी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं इसमें. ठीक है. और ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइजेशन कर देता है ये. लेकिन पैंक्रियास के बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए. पैंक्रियास क्या है? हमने भी डायग्राम में बनाया था. पैंक्रियास ये जो ये लीफी स्ट्रक्चर मैंने बनाया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये है पैंक्रियास. पैंक्रियास एक ग्लैंड है जो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करती है. ठीक है. एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है? इसके पास अपनी डक्ट है जिसके थ्रू भी ये अपना सिक्रीशन लेकर जाती है और ये अपना कुछ सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में भी डालती है. ठीक है. तो एक बार इसका हम यहाँ पे डायग्राम बनाकर देख लेते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा.
इसका जो पैंक्रियाटिक एकिनी वाला पार्ट है वो एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, हमारा ये डायग्राम हो गया। अच्छा डायग्राम आप बना सकते हैं अपने आप से भी। ठीक है, ये एक इसका एलएस स्ट्रक्चर हो गया पैंक्रियाटिक जूस का। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हो गया। ये हो गई पैंक्रियाटिक एकिनी। ये एकिनी जो होती हैं ये एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती है। यहाँ से क्या सिक्रीट होगा, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा जो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में लेके जाया जाएगा। ठीक है, और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसमें सेल्स होती हैं अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती हैं जो एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इनसे अल्फा से ग्लूकेगॉन हार्मोन, बीटा से इंसुलिन हार्मोन एंड डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सिक्रीट होता है। यहाँ पे डिटेल में नहीं देखेंगे, इससे पहले मैंने एंडोक्राइन सिस्टम कराया है, उसमें हमने ये डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है। ठीक है, ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट है पैंक्रियाटिक एकिनी, जहाँ से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहा है। पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों ही एंजाइम्स प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये तीनों ही एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में काम करते हैं। नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज और एमाइलोप्सिन ये फंक्शन करता है स्टार्च के ऊपर, ये डाइजेशन करता है स्टार्च का। ठीक है, नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक लाइपेज और स्टिप्सिन, ये फैट का डाइजेशन करेगा। लास्ट न्यूक्लियेजेस, डीएनएज एंड आरएनएज, ये डीएनए का डाइजेशन करेगा एंड आरएनए का डाइजेशन करेंगे। अब इसमें सारे एंजाइम्स को हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, ये सारी इनएक्टिव है अभी। जब ये इंटेस्टाइन में जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाएंगे, तब ये एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम और बेसिक मीडियम में ये एक्टिव हो जाएंगे और अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से ये काम करेंगे, मैंने बताया था कि बेबीज जो होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, उनमें रेनिन की हेल्प से कर्डलिंग ऑफ मिल्क स्टमक में ही हो जाती है, उन पे रेनिन एंजाइम वर्क करता है। लेकिन एडल्ट्स में ऐसा नहीं होता है। एडल्ट्स में जो मिल्क है उसका डाइजेशन कहाँ होगा, मिल्क का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो सबसे पहले जब मिल्क आएगा तो उसमें केसीन प्रोटीन होती है, उस केसीन प्रोटीन पर वर्क करेगा काइमोट्रिप्सिनोजन या काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन वर्क करेगा केसीन प्रोटीन पर और उसे कन्वर्ट कर देगा पैरा केसीन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा उसे, पैरा केसीन में। स्टमक से आई है केसीन प्रोटीन, केसीन प्रोटीन को काइमोट्रिप्सिनोजन शॉर्ट में लिख लेते हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन सीटी। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट कर देगा, पैरा केसीन में। देन जो ये पैरा केसीन है, ये पैरा केसीन के साथ क्या ऐड हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम जब ऐड होगा तो क्या बनेगा, सीपीसी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम पैराकेसीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैल्शियम पैराकेसीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या हुआ अभी तक, केसीन प्रोटीन पर काइमोट्रिप्सिन एंजाइम ने वर्क किया और इसे पैराकेसीन में कन्वर्ट किया।
देन पैराकेसीन पे फिर काइमोट्रिप्सिन एंजाइम ने वर्क किया Ca++ की प्रेजेंस में, और क्या बना, कैल्शियम पैराकेसीन कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब वर्क करेगा इस पर CPC पर ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम वर्क करेगा CPC पर। ठीक है, CPC पर ट्रिप्सिन एंजाइम काम करेगा, किसमें ब्रेक कर देगा, पेप्टोन एंड प्रोटीएजेस में, पेप्टोन एंड प्रोटीएजेस। पेप्टोन एंड प्रोटीएजेस पर अगेन ट्रिप्सिन एंजाइम काम करेगा, पेप्टोन एंड प्रोटीएजेस पर वर्क करेगा अगेन ट्रिप्सिन एंजाइम, और इसे ब्रेक कर देगा पेप्टाइड में। लास्ट में इस पेप्टाइड पे वर्क करेगा प्रोकार्बोक्सी, लास्ट में इन पेप्टाइड पे वर्क करेगा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, एक्टिव फॉर्म उसकी क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। वो इसे स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देगा। ठीक है, स्मॉलर पेप्टाइड में ब्रेक कर देगा। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन होगा। काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज और एमाइलोप्सिन। ये क्या करेगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज और एमाइलोप्सिन ब्रेक कर देगा कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को। ठीक है, ये स्टार्च को किस में ब्रेक करेगा, एक्चुअली जो स्टार्च है यहाँ पे वो माल्टोज के फॉर्म में आया है, ऑलरेडी ब्रेक है क्योंकि उसका डाइजेशन बकल कैविटी में हुआ है। ठीक है, स्टार्च को ब्रेक कर देता है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, सिंगल सैकेराइड्स होते हैं, लाइक सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, या डाइसैकेराइड्स जो डबल होते हैं, गैलेक्टोज, माल्टोज। ठीक है, डाइसैकेराइड्स जनरली ये मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड में ब्रेक कर देता है स्टार्च को। नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक लाइपेज और स्टिप्सिन। ये फैट पे वर्क कर रहा है। फैट में क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो इसे किस में ब्रेक करेगा, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक करेगा फैट को। बट ये कंप्लीट फैट का डाइजेशन करने में कैपेबल नहीं है, तो सारी की सारी फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं होगी, प्लस ग्लिसरॉल। तो कुछ इसमें तुम्हारे बच जाएंगे, इसमें कुछ बच जाएंगे मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियेजेस, डीएनएज एंड आरएनएज। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको किसमें ब्रेक कर देता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, और आरएनए को किसमें कन्वर्ट कर देगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, डीएनए को किसमें ब्रेक कर देता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में, और आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड में ब्रेक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें तुम्हारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। लाइक डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, डीएनए में होता है ATGC, एडिनोसिन, थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। और आरएनए में कौन से होते हैं, AUGC। आरएनए में ये किस में ब्रेक हो रहा है, AUGC में। ठीक है, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, इसमें थाइमीन होता है एंड इसमें उसकी जगह पे यूरेसिल होता है। ठीक है, ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस में ये डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद अब फर्दर फूड कहाँ जाएगा, जेजुनम में। लेकिन जेजुनम में जाने से पहले हमें इंटेस्टाइनल जूस स्टडी करना है, बट अगर वो हम इसी लेक्चर में करेंगे तो लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
And till then, bye bye. Thank you for watching.